बेटा हम लोग बात कर रहे थे फेज इक्विलिब्रियम की, और फेज इक्विलिब्रियम में हमारा टॉपिक चल रहा था टू कंपोनेंट सिस्टम। और टू कंपोनेंट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है एज कंपेयर टू वन कंपोनेंट सिस्टम के। वन कंपोनेंट सिस्टम में आपको पार्ट 6, 7, 8 और 9 में पढ़ा चुका। टू कंपोनेंट सिस्टम पार्ट 10 से स्टार्ट हुआ है और हम आज वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से पार्ट 10 में छोड़ा था। तो पार्ट 10 में बहुत सारी बातें हुई थी और कुछ बातें निकल कर आई थी, लाइक यूटैक्टिक मिक्सचर, यूटैक्टिक पॉइंट, यूटैक्टिक टेम्परेचर एंड सो ऑन। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है और किसी भी टू कंपोनेंट सिस्टम का फेज डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे अगर वो टू कंपोनेंट सिस्टम यूटैक्टिक मिक्सचर कैटेगरी में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आज की क्लास पूरी समझ जाते हैं तो आप सभी टू कंपोनेंट सिस्टम बिलोंग टू यूटैक्टिक कैटेगरी फेज डायग्राम आप चुटकी बजाकर बना लेंगे। चलिए, टू कंपोनेंट सिस्टम बिलोंग टू यूटैक्टिक मिक्सचर आज हम यहां समझाएंगे। तो हम यूटैक्टिक मिक्सचर या यूटैक्टिक पॉइंट की बात करें उससे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको याद दिला दें। इस कॉन्सेप्ट की बहुत आवश्यकता पड़ेगी यहां आपको। वो कॉन्सेप्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाना। क्या होता था थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई लिक्विड है आपके पास, मान लीजिए ए, उस लिक्विड को आप कूल करेंगे और जब कूल करेंगे तो एक ऐसा टेंपरेचर आएगा जिस पर वो लिक्विड फ्रीज कर जाएगा। जिस टेंपरेचर पर वो लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट कर दे उसी टेंपरेचर को आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन आपको मालूम था कि अगर किसी भी लिक्विड में कोई सॉल्यूट मिला दिया जाए, इम्प्योरिटी मिला दी जाए, तो इम्प्योरिटी मिलाते ही उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। और जो कमी आ जाती है उस सॉल्यूट के मिला देने से, इस कमी को ही हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब सीधा सीधा फंडा है कि अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर आप उसमें सॉल्यूट मिला दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट उस सॉल्वेंट का घट जाएगा। सर कितना घटेगा? डिपेंड करता है कितना सॉल्यूट मिलाए हो। अगर आप थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाओगे तो थोड़ा घटेगा, और ज्यादा मिला दोगे और घटेगा, और ज्यादा मिला दोगे और घटेगा। क्योंकि आपको याद होगा एक एक्सप्रेशन आपने पढ़ा था, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। एम होता था मोलालिटी, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा मोलालिटी होगी उतना ज्यादा डिप्रेशन होगा। मोलालिटी को अगर हम एक वर्ड में आपको समझाएं तो हम ये समझा देते हैं कि डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतना ही ज्यादा सॉल्वेंट में उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा। यानी सीधा सीधा फंडा है कि अगर आपने सॉल्वेंट में कोई भी इंप्योरिटी यानी सॉल्यूट मिलाया तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। ठीक भाई, हम लोग बात करते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम यूटैक्टिक मिक्सचर की। इससे पहले हम टू कंपोनेंट सिस्टम यूटैक्टिक मिक्सचर के बारे में कुछ भी आपसे कहें, मैं एक ग्राफ का आउटलाइन आउटर खींच लेता हूं, क्योंकि उस ग्राफ में ही हमें समझना होगा। सारी कहानी यही है बेटा, इस ग्राफ से ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। यूटैक्टिक मिक्सचर, यूटैक्टिक पॉइंट, यूटैक्टिक टेम्परेचर एटसेट्रा। चूंकि दो कंपोनेंट सिस्टम है इसलिए एक ग्राफ में हम दो ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ पहले कंपोनेंट के लिए, एक ग्राफ दूसरे कंपोनेंट के लिए। इसलिए देखिए दो वाई एक्सिस पर हमने लाइनें ली हैं। ये लाइन कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करेगी, किसकी अभी आप समझ जाएंगे। ये लाइन टेंपरेचर रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन भी टेंपरेचर रिप्रेजेंट करेगी। आमतौर पर ग्राफ पर दो लाइन होती, एक दो, तो आप ऐसे समझिए एक दो ये हो जाएगी एक सिस्टम के लिए, उधर से देखो एक दो वो हो जाएगी दूसरे सिस्टम के लिए। तो ये मैं यहां इस पॉइंट पर मान लेता हूं एक कंपोनेंट ए है जिसका कंसंट्रेशन 100% है। तो इस पॉइंट पर अगर ए 100% है तो एक दूसरा कंपोनेंट मान लेता हूं बी जिसका कंसंट्रेशन 0 है। यानी हम एक ऐसा टू कंपोनेंट सिस्टम ले रहे हैं जिसमें दो कंपोनेंट हैं ए और बी। तो हम यहां मेंशन कर लेते हैं
हमारे पास कंपोनेंट कितने हैं? 2 है बेटा। एक कंपोनेंट है ए और एक कंपोनेंट है बी। इस पॉइंट पर कंपोनेंट ए कितना है? 100% और कंपोनेंट बी कितना है? 0%। जब कंपोनेंट ए 100% और बी 0% है, इसका मतलब कंपोनेंट ए बेटा प्योर स्टेट में है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। चलिए, इस पॉइंट पर कंपोनेंट ए इधर से उधर ए की कंसंट्रेशन घटेगी, तो बेटा घटते 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 यहां पर कंपोनेंट ए 0% हो गया, और इधर से उधर जाने पर कंपोनेंट बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो बी बढ़ते बढ़ते यहां पर 100% हो गया। तो ये आपके पास लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ बी का, ये देखिए बढ़ता हुआ क्रम है। जाहिर सी बात है, कंसंट्रेशन अगर बी का बढ़ रहा है तो ए का घट रहा होगा, क्योंकि बी यहां 0 है वहां 100, तो इधर से उधर जाने पर बी बढ़ रहा है। ए यहां 100 है उधर 0, तो इधर से उधर जाने पर ए घट रहा है। ठीक भाई, इस पॉइंट पर ए 100% और बी 0, मतलब इस पॉइंट पर ए प्योर स्टेट में है। इस पॉइंट पर बी 100%, ए 0, मतलब इस पॉइंट पर बी प्योर स्टेट में है। अच्छा, जब तक ए 100% है, मतलब प्योर स्टेट में है, प्योर है, तब तक क्या उसमें कोई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा? नहीं। तो उसका एक अपना एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट होगा जो उसका होता है। मान लीजिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी मान लेता हूं, मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस पॉइंट पर ए 100% है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें कोई मिलावट है नहीं, तो 90 है, 90 होगा। तो मान लीजिए ये यहां पर, ये इस पॉइंट पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ये कितना है कोई भी, तो मैं मान लेता हूं पॉइंट ए, ये कंपोनेंट ए का फ्रीजिंग पॉइंट ए मान लेता हूं। तो ये हो गया टेंपरेचर का ग्राफ, ऊपर बढ़ रहा है नीचे घट रहा है, ये टेंपरेचर। तो ये हो गया पॉइंट ए, इसे हम मान ले रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट ए। ये हो गया कंपोनेंट ए का फ्रीजिंग पॉइंट, ये लिख देता हूं मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए। प्योर स्टेट है तो कोई कम बेसी होने का चांस नहीं, क्योंकि उसमें कोई मिलावट है ही नहीं, तो 90 डिग्री माना है तो 90 ही होगा। ठीक, इस पॉइंट पर जरा देखो, इस पॉइंट पर ए है ही नहीं, तो इस पॉइंट पर पूरा का पूरा कौन है? बी है, और बी है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर बी प्योर स्टेट में है। तो जब बी प्योर स्टेट में होगा, यानी बी 100% जहां होगा, मतलब बी प्योर है, और जब बी प्योर है तो उसका भी तो अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वो भी एक कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट को मेंटेन करता होगा, और उसका अपना एक कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट कोई भी मान लो, मान लेता हूं मैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेटा इस पॉइंट पर उसमें कोई मिलावट नहीं, 100% भी, तो इस पॉइंट पर अपना कांस्टेंट मान लीजिए इस जगह पर है, ये पॉइंट बी मान ले रहा हूं। ये हो गया क्या? ये हो गया मेल्टिंग नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली फ्रीजिंग पॉइंट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कहलाएगा। सॉलिड से लिक्विड की ओर जाओ तो मेल्टिंग बोलोगे, और लिक्विड से सॉलिड की ओर तो फ्रीजिंग बोलोगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट बी हो गया ये। ठीक भाई, अब जरा समझिएगा, कहानी यहीं से शुरू होती है। जब हम ए को प्योर रख रहे हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 95 है। आप लिक्विड स्टेट से कूल करते आओ 95 पर, वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, और अगर सॉलिड है तो हीट करते जाओ तो 95 पर वो मेल्ट करने लगेगा प्योर स्टेट में। वैसे ही बी आप कूल करते आओ, अगर लिक्विड स्टेट में है तो आप कूल करते आओ 110 पर फ्रीज करने लगेगा। सॉलिड है, हीट करते जाओ 110 पर मेल्ट करने लगेगा प्योर स्टेट में। ये तब तक कहानी है जब तक ये लोग प्योर स्टेट में है। अब मैं
ए और बी को मिलाकर एक मिक्सचर ले लेता हूं, मान लेता हूं। अब ये प्योर स्टेट से हटकर हम आ जाते हैं मिक्सचर। काहे का मिक्सचर? ए एंड बी का। तो सर जब मैं ए और बी को मिलाकर मिक्सचर बनाऊंगा, देखिए टू सॉलिड्स विच आर मिसिबल इन लिक्विड स्टेट, तो जाहिर सी बात हम दो सॉलिड लेंगे, फिर उनको पिघलाकर लिक्विड बनाएंगे, मिसिबल हो जाएंगे। तो एक मिक्सचर बनाता हूं जिसमें ए ले रहा हूं और बी ले रहा हूं। तो सर कितना लूं ए, हमारी मर्जी है। चलिए ये मैं ले लेता हूं परसेंट किसका? ए का, और ये मैं ले लेता हूं प्रतिशत किसका? बी का। तो ये मेरे पास हो जाता है केस 1। मान लो केस 1, बड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक मिक्सचर बनाता हूं जिसमें पहली बार हम ए को ले लेते हैं 90% और बी को ले लेते हैं 10%। तो जैसे ही ए को अब हमने 90% कर दिया और बी को 10%। पहले ए क्या था? 100%। जब 100% था तो प्योर था, जब प्योर था तो उसका अपना एक कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट था। कितने डिग्री? 90 डिग्री पर वो फ्रीज होता था। बी प्योर था, कांस्टेंट फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 110 डिग्री पर फ्रीज होता था। अब हमने एक मिक्सचर बना दिया। यहां केस 1 के बजाय मैं मिक्सचर 1 लिखूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये मैं बना देता हूं मिक्सचर 1। मिक्सचर 1 में 90% ए, 10% बी। तो ये ले लेता हूं मैं मिक्सचर 1। ये हो गया 90% इसमें ए, 10% बी। अब बेटा इस मिक्सचर को करो हीट। भाई ए और बी, ए कितना? 90%, बी कितना? 10%। इनको करो हीट। ए का प्योर स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट 90 डिग्री, बी का प्योर स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री। इसको इतना हीट करो कि ये दोनों क्या हो जाएं? मेल्ट हो जाएं। तो ये दोनों मेल्ट हो गए। अब मेल्ट हो गए तो अब ये हीट करने के बाद मेल्ट हो गए, तो मैं इसे लिख लेता हूं लिक्विड। काहे का? ए और बी का। चूंकि केमिकल रिएक्शन हुई नहीं तो इसलिए ए और बी का ही लिक्विड रहेगा। तो लिक्विड हो गया ए और बी का इसमें। कब? हीट करने पर। अब इतना हीट किया कि उस लिक्विड का टेम्परेचर, मान लो कि इस लिक्विड का टेम्परेचर मान लीजिए 150 डिग्री है। इस लिक्विड का टेम्परेचर 150 डिग्री तक हमने हीट कर डाला। भाई इसको खूब सारा हीट करोगे तभी ये मेल्ट करेगा। 110 डिग्री तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है ही, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, दैट्स मीन मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको आपने खूब हीट किया, हमने 150 और ज्यादा मान लो, तो मान लो हमने 180 डिग्री तक हीट किया। 180 डिग्री तक हीट किया, ये दोनों मेल्ट हो गए, आपस में मिल गए। इसका मतलब ये जो ए 90% है, 10% बी है, ये मिलकर एक लिक्विड बना गया है। कौन? ए एंड बी। ठीक भाई। अब ये 180 डिग्री पर गर्म वाला लिक्विड देखिए इस ग्राफ में क्या करेगा। देखिए कितने परसेंट है? 90% ए, 10% बी। तो जब बेटा ए 100% था तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था? इतना। यानी अगर किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड होता, कौन? ए, और उसको कूल करते तो जैसे ही 95 आता वो फ्रीज कर जाता। लेकिन कब? जब वो प्योर स्टेट में होता। अब क्या है? अब आपने उसमें 10% क्या मिला दिया है? बी। तो कंसंट्रेशन देखिए थोड़ा यहां शिफ्ट कर जाएगी। ये कैसे? बेटा अब ए 100% तो है नहीं, अब ए में 10% बी भी मिला है, यानी जितना ए है उसकी प्रतिशत है 90%। तो कंसंट्रेशन में ए का ग्राफ घट जाएगा और बी का ग्राफ बढ़ जाएगा। ये देखिए 10% बी बढ़ गया। तो अब कंसंट्रेशन अगर यहां होती ए की, यानी शुद्ध ए होता, तो आप जब कूल करते आते तो इस पॉइंट पर क्या कर जाता? फ्रीज कर जाता, क्योंकि ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका था? ए का। किस स्टेट में? प्योर स्टेट में। लेकिन ए 100% है नहीं, 90%। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी सब्सटेंस में इंप्योरिटी मिला दोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा, जिसको तुम कहोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब तुमने ए में क्या मिला दिया है? बी। ए में देखिए भाई 90% ए, 10% उसमें आपने बी मिला दिया। तो अब जो
शुद्धता है वो 100% तो रही नहीं है कि अब ए में बी है तो इसमें इंप्योरिटी आ गई। बी को अगर हम इंप्योरिटी की तरह ले लें तो बी इंप्योरिटी की तरह काम कर रहा है। अब ए का फ्रीजिंग पॉइंट गिर जाएगा। कितना? पहले 95 डिग्री था ए का प्योर स्टेट में, तब जब ये 100% था। अब आप इसका गिर जाएगा, अब गिर जाएगा 95 से कम हो जाएगा। तो आपने इस पूरे मिक्सचर को 180 डिग्री तक गर्म किया है। तो मान लीजिए 180 यहां पर ये मिक्सचर लाई कर रहा है 180 डिग्री पर। अब आप इसको कूल करते आइए। यहां 180 पर कौन है? ए एंड बी का लिक्विड है। ए और बी का लिक्विड है। आप इसे कूल करते आइए, कूल करते आइए, कूल करते आइए, कूल करते आइए, कूल करते आइए। सर इस टेम्परेचर पर आके ए को क्या कर जाना चाहिए था? फ्रीज कर जाना चाहिए था। लेकिन इस टेम्परेचर पर ए तब फ्रीज करता जब ए प्योर होता तो इस टेम्परेचर पर आके फ्रीज कर जाता। लेकिन ए है इम्प्योर, उसमें है बी, और बी की वजह से ए का फ्रीजिंग पॉइंट घटा है। तो अब ए अपने नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आके फ्रीज करेगा। और मान लीजिए नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे यहां पर आके अब ए फ्रीज करता है, यानी इस पॉइंट पर आकर अब ए के सॉलिड आपको दिखाई पड़ेंगे। इस पॉइंट पर आकर ए फ्रीज कर रहा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है। ये देखिए फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई। पहले फ्रीजिंग पॉइंट यहां हुआ करता था, अब यहां है। कब? जब आपने 10% बी मिला दिया है तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ गई। यानी पहले यहीं पर ए क्या कर जाता था? फ्रीज। लेकिन अब ए को फ्रीज करने के लिए यहां पर नहीं, ये देखिए पहले इस टेम्परेचर पर आके फ्रीज कर जाता, लेकिन अब थोड़ा नीचे गिर गया है, यानी अब ए यहां पर फ्रीज कर रहा है। दैट मींस इस टेम्परेचर पर, इस यहां से देखो, इस टेम्परेचर पर ए फ्रीज करेगा तो टेम्परेचर डाउन कर गया है, तो डिप्रेशन हो गया है। इस टेम्परेचर पर आकर ए का सॉलिड बनना स्टार्ट होगा। सुनते रहना, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। सारा ए एक ही बार में यहां नहीं फ्रीज कर जाएगा। इस टेम्परेचर पर आके ए का सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर यहीं पर कांस्टेंट कर दें तो ए, देखिए ए यहां से, यहां कौन था? यहां बेटा ए प्लस बी का लिक्विड है। ए प्लस बी का लिक्विड है। यहां इस ए प्लस बी के लिक्विड से इस टेम्परेचर पर क्या बनना शुरू हो जाएगा? ए सॉलिड। लेकिन अगर टेम्परेचर हम यही कांस्टेंट कर दें तो बेटा जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है वही मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। तो अगर टेम्परेचर यहां कांस्टेंट है, उतना ही छोड़ दिया, मान लीजिए टेम्परेचर 85 है, 95 से नीचे 85, तो 85 पर ये इसमें फ्रीज और 85 पर ये मेल्ट। 85 हम कांस्टेंट छोड़ दें तो ये इसमें से इसमें सॉलिड, और कुछ सॉलिड बेटा उसी टेम्परेचर पर पिघल कर फिर से लिक्विड में जाएगा। तो इस टेम्परेचर पर यहां एक इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट कर जाएगी। आप अगर उस टेम्परेचर से भी नीचे आएंगे तो यहां से ए सॉल्टिफाई होकर बाहर निकलता रहेगा, और अगर उसी टेम्परेचर पर बने रहेंगे तो ए सॉलिड भी बनेगा, फिर सॉलिड ए लिक्विड में जाएगा, इक्विलिब्रिया बनेगी। तो अगर इस टेम्परेचर से नीचे आएंगे तो हमारा ए सॉल्टिफाई होने लगेगा। यानी अब ये पॉइंट हो गया किसका? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया किसका? ए का। और ये घटा क्यों? क्योंकि आपने इसमें इंप्योरिटी मिलाई। ठीक, कितनी इंप्योरिटी मिलाई थी? 10%, तो ये यहां घट गया। अब एक काम करते हैं, इसको हटा दो। अब तो एक काम करते हैं, थोड़ा इंप्योरिटी और बढ़ाते हैं। भाई 10% मिलाया तो इतनी कमी आई, मेल्टिंग पॉइंट जो यहां होना चाहिए था वो यहां आ गया। सर 10% से अब थोड़ा आगे करते हैं, तो अब 10% से आगे करते हैं इन द सेंस, तो ये देखिए 90 था और ये भाई साहब कितने थे? ये भाई साहब थे 10%। तो अब मैं इसको कर लेता हूं, इसको मैं कर लेता हूं 10% से मान लो 17%। बी कितना कर दिया? 17%। तो ए कितना बचेगा? ए बचेगा 83%। भाई 83, 17। अब इस मिक्सचर में 83% ए है और 17% बी है, और आप इसको खूब गर्म करिए। गर्म किया, गर्म करके इतना गर्म करिए कि ये सॉलिड अब क्या बन जाए? लिक्विड। कितने टेम्परेचर पर गर्म किया? फिर से आप इसको 180 डिग्री पर ही गर्म करिए।
180 डिग्री तक आपने गर्म किया, 180 डिग्री तक गर्म किया, ये दोनों सॉलिड मिलकर लिक्विड बन गए। अब इसका टेम्परेचर बेटा इससे भी नीचे आ जाएगा। ये टेम्परेचर कब था? ये टेम्परेचर बेटा तब था जब ए कितना था? 90% ए और 10% बी था। अब आपने ए की कंसंट्रेशन कर दी है, ए की कंसंट्रेशन कर दी है 83% ए और बी कर दिया है 17%। तो अब इसका मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कह लीजिए, इससे भी नीचे आ जाएगा, इस वाले पॉइंट से भी नीचे आ जाएगा। तो देखिए फिर से समझिए, अब ए को आपने 90 से घटाकर 83% कर दिया और बी को 10% से बढ़ाकर 17% कर दिया, तो बी का अमाउंट यहां ज्यादा हो गया। और आपने पढ़ा था कि अगर आप सॉल्यूट बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट और गिरेगा, तो आपने सॉल्यूट बढ़ाया तो ए का फ्रीजिंग पॉइंट अब और गिरेगा। तो ये देखिए यहां से और नीचे गिराएगा। तो आप समझिए इतने डिग्री पर मान लीजिए इस पॉइंट पर ये 180 है, यहीं पर ये क्या था? ए और बी का लिक्विड। आपने फिर कूल करना शुरू किया इसको, ये देखिए अब आकर मान लो ये इस पॉइंट पर फ्रीज कर रहा है। जब इस पॉइंट पर फ्रीज कर रहा है तो उससे भी नीचे आ गया पॉइंट, तो इस पॉइंट पर फ्रीज कर रहा है। तो ये भाई साहब आते 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 इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेगा, ये देखिए और गिर गया। इस पॉइंट पर जैसे ही पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर पहुंचते ही इस ए बी लिक्विड से ए प्लस बी जो ये लिक्विड है भाई, यहां तक वो लिक्विड ही रहेगा। इसको थोड़ा इधर लिख देता हूं बेटा वरना कंफ्यूज करेगा। तो ये ए प्लस बी लिक्विड, ये देखिए गिरते गिरते गिरते, पहले जब प्योर था तो इसी स्टेट पर फ्रीज हो जाता, 10% की इंप्योरिटी मिलाई तो इस स्टेट पर फ्रीज करना शुरू हुआ, 17% की इंप्योरिटी मिलाई तो देखिए इस स्टेज पर फ्रीज करना शुरू हुआ, यहां पर इक्विलिब्रिया आया। इक्विलिब्रिया आना और फ्रीज करना दो अलग बातें, जरा समझिएगा, मैं इसको समझाता हूं आपको। मान लीजिए ये टेम्परेचर कोई भी है, मान लो ये टेम्परेचर आप 70 डिग्री मान लो, तो इस टेम्परेचर पर ए और बी लिक्विड से ए सॉल्टिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। सारा एक ही बार में सॉल्टिफाई नहीं होगा, सॉल्टिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 70 ही कांस्टेंट छोड़ दो तो इसमें से ए धीरे धीरे सॉल्टिफाई होगा, और 70 ही फ्रीजिंग पॉइंट है तो 70 ही मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। तो कुछ ए इधर भी आएगा और कुछ ए उधर भी जाएगा, तो इक्विलिब्रिया बन जाएगी। अब 70 से नीचे आओगे तो इसमें से ए निकल निकल कर इधर आने लगेगा, और 70 से थोड़ा ऊपर जाओगे तो इसमें से सॉलिड से निकल कर लिक्विड की तरफ जाने लगेगा, लेकिन 70 पर ही वो इक्विलिब्रिया बनाएगा। तो अब यहां पर इक्विलिब्रिया बनेगा ए ऑफ सॉलिड और ए बी ऑफ लिक्विड के बीच। ये बात हुई कितने परसेंट पर? तो ये बात हो गई जब ए आपने बढ़ाकर कितना कर दिया था, ए आपने बढ़ाकर, मैं इसको 1 मिनट के लिए मिटा देता हूं, ए आपने बढ़ाकर कर दिया था, ए घटाकर कर दिया था 83% और बी बढ़ाकर कर दिया था 17%। ठीक भाई, ये कहानी हुई। अब एक काम करते हैं, एक और लेते हैं मिक्सचर 3। तो ये मिक्सचर 1 में 90 और 10 था। मिक्सचर 2 जो लिया मैंने, मिक्सचर 2 उसमें ये 83% और ये 17% था। अब एक काम करो, एक मिक्सचर और लो और समझते हैं। मिक्सचर 3, तो मान लीजिए मिक्सचर 3 में ये मैंने 25% कर दिया, तो जब ये 25 कर दिया तो ये 75% बचेगा। अब मिक्सचर 3 में ए हो गया बेटा 75% और बी हो गया 25। तो अब बताइए इंप्योरिटी और बढ़ी, इंप्योरिटी और बढ़ेगी तो इसका मतलब ए में और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी, क्योंकि अब ए 75% बचा है और बी 25% हो गया है, तो ए में और कमी आएगी, और कमी आएगी। तो एक काम करो, 75% ए 25% बी लेकर एक मिक्सचर बनाओ, उस मिक्सचर को हीट करो, इतना हीट करो को मेल्ट हो जाए, फिर ये लिक्विड, फिर इस लिक्विड को लाओ और कूल करो। तो ये मान लो ये लिक्विड यहां आया, अब ये है 180 डिग्री पर ए एंड बी का लिक्विड, और इसे क्या करिए, कूल करिए, कूल करते गए। मान लीजिए इस टेम्परेचर पर आकर ये क्या कर गए भैया, फ्रीज करने लगे। तो इस टेम्परेचर पर आकर जब ये फ्रीज करने लगे तो ये टेम्परेचर अब क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, किसका, ए का।
लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट पर आए हमें क्या दिखा, देखिए भाई समझिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। जैसे ही हम इस पॉइंट पर आए हमें क्या दिखा कि अब यहां एक नहीं दो लोगों के सॉलिड बन रहे हैं, दो लोगों के। ए भी सॉलिडिफाई कर रहा है और बेटा बी भी सॉलिडिफाई कर रहा है। ए भी सॉलिडिफाई कर रहा है और बी भी सॉलिड बना रहा है। यानी इस पॉइंट पर पहुंचते, इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन कितनी थी, 75-25 की। तो जैसे ही हम इस कंसंट्रेशन पहुंचे, ए हो गया 75% और बी हो गया 25%। तो हम जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचे हमने क्या देखा कि अब सिर्फ ए ही सॉलिड नहीं बन रहा, अब ए के साथ साथ बी भी सॉलिड बन रहा है। और बेटा जिस पॉइंट पर ए और बी दोनों सॉलिड बनने लगे, समझिएगा, जिस पॉइंट पर ए और बी दोनों सॉलिड बनने लगे, बस उस पॉइंट को हम कहते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट। देखिए इस पॉइंट से ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, 75-25 से ऊपर कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, इस पॉइंट से ऊपर सिर्फ ए ही क्या हो रहा था, सॉलिड बन रहा था। किसी भी पॉइंट पर सिर्फ ए ही सॉलिड बन रहा था। लेकिन किसी भी पॉइंट पर देख लो, थे ए बी दोनों लिक्विड थे, लेकिन इस कंसंट्रेशन से ऊपर सिर्फ ए सॉलिड बन रहा था। लेकिन हम एक ऐसी कंसंट्रेशन ले आए, ये कंसंट्रेशन, कि इस कंसंट्रेशन पर जब हमने उस लिक्विड को कूल किया तो हमने देखा कि ए भी सॉलिड बना, बी भी सॉलिड बना। तो जिस पॉइंट पर ए और बी दोनों सॉलिड बनने लगे वो पॉइंट कहलाएगा यूटेक्टिक पॉइंट। और उस पॉइंट के वक्त जो ये कंसंट्रेशन होगी, ये कंसंट्रेशन कहलाएगी यूटेक्टिक मिक्सचर। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको यूटेक्टिक मिक्सचर चाहिए इस सिचुएशन में, तो ए कितना होना चाहिए, 75%, और बी कितना होना चाहिए, 25%। यानी 75% ए 25% बी अगर मिलाकर एक मिक्सचर बनाया जाए तो वो कहलाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर। अच्छा, ए और बी तो हम एक जनरल फिनोमेना ले रहे हैं। अब जरूरी नहीं जितने भी टू कंपोनेंट सिस्टम होंगे उसमें 75-25 ही यूटेक्टिक होगा। बेटा ये पॉइंट किसी भी कंसंट्रेशन पर आ सकता है, डिपेंड ऑन कि जो दो कंपोनेंट सिस्टम है उसमें दो लोग कौन हैं। अब वो दो लोग हो सकता है बेटा 20% पर ही यूटेक्टिक दे दे, 7% पर यूटेक्टिक दे दें, 15% पर यूटेक्टिक दे दें, हो सकता है 40% पर यूटेक्टिक दें। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स जो इस्तेमाल किए जाएंगे ए या बी की जगह। तो देखिए हम एक जनरल सिचुएशन ले रहे हैं, तो हम यहां पर कितने परसेंट पर ले रहे हैं, 75 और 25, यानी 75 और 25% कंसंट्रेशन ऐसी कंसंट्रेशन थी जिसको जब हमने मिलाकर मेल्ट किया और मेल्ट करके लिक्विड को कूल किया, तो एक ऐसा टेंपरेचर मिला जिस टेंपरेचर पर ए भी और बी भी दोनों क्या होने लगे, सॉलिडिफाई होने लगे। उस पॉइंट को हमने बोला यूटेक्टिक पॉइंट। उस टेंपरेचर पर यहां जो भी टेंपरेचर होगा, यहां पर ये जो भी टेंपरेचर होगा, मैं मान लेता हूं ये यहां लिख लेता हूं ये टेंपरेचर, तो ये कहलाएगा यूटेक्टिक टेंपरेचर और ये पॉइंट कहलाएगा यूटेक्टिक पॉइंट। और इस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन होगी वो कहलाएगी यूटेक्टिक कंसंट्रेशन, और उस कंसंट्रेशन का अगर मिक्सचर बनाओगे तो वो कहलाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक भाई, जरा एक बार फिर से समझिए, फिर से मैं रफ करके एक अच्छा डायग्राम बनाता हूं और उसमें आगे भी बात होगी, भी बहुत सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी तो सब निकालनी है। देखिए फिर समझिए, हमने क्या किया कि ए को जब प्योर स्टेट में लिया तो उसका 90 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट था। मान लीजिए ये ए प्योर स्टेट में है तो फ्रीजिंग पॉइंट 90 डिग्री है। अब ए को आप 180 तक गर्म करो, यहां है ये 180 डिग्री है, ये 180 डिग्री गर्म करो। अब कूल करो दिया आया, तो जैसे ही मान लो 90 डिग्री आया, 90 डिग्री पर ए फ्रीज कर गया, तो इसके नीचे ए क्या है, सॉलिड, और इसके ऊपर ए क्या है, लिक्विड।
तो ये हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट ए का। हमने क्या किया, अब ए को प्योर से इन मिक्सचर की सिचुएशन में डाल दिया। मिक्सचर 1, ए कितना 90%, बी कितना 10%। आपको मालूम है कि जब किसी में भी इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो इंप्योरिटी मिलाते ही जिस बंदे में इंप्योरिटी मिलाई जाती है उसका फ्रीजिंग पॉइंट नीचे गिरता है। तो जब मैंने इसमें 10% की इंप्योरिटी मिला दी तो अब जो मिक्सचर तैयार हुआ, अब उस मिक्सचर को मैंने 180 डिग्री तक गर्म किया, फिर वो लिक्विड बना। तो वो मिक्सचर बना ए और बी का लिक्विड, ए और बी का लिक्विड। अब जिस ए और बी के लिक्विड को मैंने ठंडा करना शुरू किया तो ये 180 से हम जब नीचे आ रहे हैं, 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 तो 90 डिग्री देखिए यहां पर आ गया था, 90 डिग्री यहां पर आ गया था, लेकिन यहां पर वो फ्रीज नहीं करा। क्यों? क्योंकि प्योर होता तो यहां फ्रीज करता, इसमें इंप्योरिटी मिली है तो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे गिरेगा। तो अब देखिए फ्रीज यहां कर रहा है आके, अब यहां कर रहा है आके। क्यों? क्योंकि इसमें 10% की क्या मिली है, इंप्योरिटी। तो इस पॉइंट पर आकर ये फ्रीज कर रहा है, इस पॉइंट पर आकर ये फ्रीज करना शुरू कर रहा है, और इस पॉइंट पर ये देखिए यहां पर ये एएस बन रहा है। ठीक भाई, अगर मैं इसी पॉइंट पर टेंपरेचर को छोड़ दूं तो इसी पॉइंट पर ए सॉलिड भी बनेगा और कुछ सॉलिड लिक्विड भी बनेगा, इक्विलिब्रियम बनती रहेगी। अब इस टेंपरेचर के जैसे थोड़ा नीचे आऊंगा, इसमें से सॉलिड निकल कर इसमें आ जाएगा। जैसे ऐसे समझो, जब आप वाटर का टेंपरेचर घटाते तो जीरो आने पर वो आइस बनता है। तो क्या बेटा जीरो आते ही वो बर्फ बन जाता है एकदम से? नहीं, जीरो आने पर वो बर्फ बनना शुरू होता है। और अगर जीरो ही बना रहे तो जीरो पर क्या मिलेगा, पानी की बर्फ। तो बेटा बर्फ भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। जीरो से थोड़ा नीचे जाएगा तो बर्फ बन जाएगा, और जीरो से थोड़ा ऊपर आएगा तो पानी बन जाएगा। तो वैसे ही इस पॉइंट को कोई ही मान लो 90 से कम, तो 90 से कम मान लीजिए, मैं इस पॉइंट को 80 डिग्री मान ले रहा हूं। तो 80 डिग्री अगर यहां पर है तो 80 पर आते ही ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप 80 पर ही कांस्टेंट छोड़ दो तो कुछ सॉलिड बनेगा, फिर वो सॉलिड लिक्विड बनेगा। लेकिन 80 से जैसे 89 करोगे, 79 करते ही ये सॉलिड बनने लगेगा, 81 करते ही लिक्विड बनने लगेगा। तो 80 पर इक्विलिब्रियम बनेगी, 80 ही इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये कब की कहानी है? ये कहानी है जब 10% आपने इंप्योरिटी मिलाई थी। अब मैंने इंप्योरिटी बढ़ाकर देखे 17% कर दी। जब 17% कर दी तो इंप्योरिटी का अमाउंट बढ़ा, और आपने क्या पढ़ा था, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूट। अब आप साधारण भाषा में लिखें तो एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो जैसे ही आपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाए, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। तो अब आपका यहां देखिए 17% बी हो गया। जैसे 17% बी हुआ तो फ्रीजिंग पॉइंट, अब देखो 180 डिग्री तक इस मिक्सचर को हीट किया, अब 83% 17% मिक्सचर बनाया, मिक्सचर को हीट किया, मेल्ट किया 180 डिग्री तक। आप 200 तक करो, हम इतना टेंपरेचर दे रहे हैं कि वो मेल्ट हो गए, मिसिबल हो जाए। तो मेल्ट किया, मिसिबल हो गए, लिक्विड प्राप्त हुआ। इस लिक्विड को मैंने क्या किया, कूल 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 कूल। देखिए अब 90 पर आकर फ्रीज नहीं कर रहा, 90 से और नीचे आए तो देखिए इस वाले पर भी आकर फ्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि इस वाले पर फ्रीज करने के लिए 10% इंप्योरिटी चाहिए थी, और आपके में इंप्योरिटी 17% है, तो इससे भी नीचे आया, यहां आया, यहां पर फ्रीज हुआ। ठीक ऐसे ही मैंने इंप्योरिटी 25% जब कर दी तो बेटा फिर 25% 75% का मिक्सचर बनाया, मेल्ट किया, इतना मेल्ट किया को पिघल जाए, तो पिघल गया। फिर उस टेंपरेचर से हम उसको कूल करना शुरू करेंगे। कूल करने देखो 90 पर आया, फ्रीज नहीं हुआ, इस पर आया, फ्रीज नहीं हुआ, इस पर भी आया, क्यों? क्योंकि इंप्योरिटी ज्यादा है। और इस पर आया, ए फ्रीज होने लगा। लेकिन मैंने क्या देखा कि यहां पर ए के साथ साथ बी भी फ्रीज हुआ, जबकि इससे ऊपर बी कहीं पर भी अभी तक हमने फ्रीज नहीं कराया, बी कहीं पर फ्रीज नहीं हो रहा था। तो ए भी फ्रीज होने लगा, बी भी फ्रीज होने लगा। तो ऐसा टेंपरेचर और ऐसा कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पर ए और बी दोनों फ्रीज होने लगे, ए और बी दोनों फ्रीज होने लगे, वो कंसंट्रेशन अगर किसी मिक्सचर की रख दी जाए तो वो मिक्सचर कहलाएगा यूटेक्टिक मिक्सचर। जिस पॉइंट पर ए और बी यानी टेंपरेचर के जिस पॉइंट पर ए और बी दोनों फ्रीज होने लगे, वो पॉइंट कहलाएगा यूटेक्टिक पॉइंट, और वो टेंपरेचर कहलाएगा यूटेक्टिक टेंपरेचर। ये तो मैंने ए के सापेक्ष देखा है। अगर हम बी के सापेक्ष देखते तो बेटा बी में भी इसी तरह से मिलता। जैसे आप बी में ए मिलाते, बी का गिरता,
और ए मिलाते तो बी का फ्रीजिंग पॉइंट और गिरता, और ए मिलाते बी का फ्रीजिंग पॉइंट और गिरता, और ए मिलाते बी का फ्रीजिंग पॉइंट और गिरता। इस पॉइंट पर आकर इस कंसंट्रेशन के साथ दोनों फ्रीज करने लगते। इस कंसंट्रेशन के ऊपर सिर्फ बी फ्रीज करता, जैसे यहां ए फ्रीज कर रहा था वैसे इस पॉइंट पर सिर्फ बी फ्रीज करता, और इस पॉइंट पर आकर दोनों। तो ये कहलाता यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक टेम्परेचर और यूटेक्टिक मिक्सचर। तो आई होप आप समझ गए कैसे ये आ रहा है। हम इसको पूरा रफ करते हैं, एक अच्छा सा ये पूरा फिगर बनाते हैं, फिर अब आपको हम समझाते हैं कि कहां पर कितनी स्टेट पाई जाएंगी, कितनी फेज पाई जाएंगी, कहां पर कौन सा इक्विलिब्रिया पाया जाएगा, और कहां पर सॉलिड, कहां पर लिक्विड, कहां पर सॉलिड लिक्विड, और क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम पाए जाएंगे। तो इसको रफ करते हैं, बड़ा हौच पौच हो गया है। चलिए देखिए, तो ये वो पॉइंट है जिस पर ए भी फ्रीज होना स्टार्ट हो गया था और बी भी फ्रीज होना स्टार्ट हो गया था। ए भी सॉल्टिफाई होने लगा था और बी भी सॉल्टिफाई होने लगा। इस पॉइंट को नाम दे दिया ओ, और इस ओ को हम कह रहे हैं यूटेक्टिक पॉइंट। और इस पॉइंट पर जो कंसंट्रेशन है, अगर इस कंसंट्रेशन का कोई मिक्सचर बनाया जाएगा तो उस कंसंट्रेशन के इस मिक्सचर को हम कहेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर। और इस पॉइंट के करस्पॉन्ड ये जो भी टेम्परेचर है, कोई ना कोई टेम्परेचर तो होगा ही, मान लीजिए टेम्परेचर है ये इस पॉइंट पर टी टेम्परेचर, तो ये जो टी टेम्परेचर है इस पॉइंट पर, इस टेम्परेचर को कहेंगे यूटेक्टिक टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को हम कहेंगे यूटेक्टिक टेम्परेचर। अब समझिए कहां पर कौन किस फेज में पाया जाएगा। इस पूरे एरिया में आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर किस रूप में पाया जाएगा, ए और बी। तो ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर ए और बी पाया जाएगा लिक्विड रूप में, ए और बी लिक्विड रूप में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कर्व पर कोई भी पॉइंट आप लोगे, इस कर्व पर अगर कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उस कर्व पर क्या हो रहा होगा, कोई भी पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट, तो ये वो पॉइंट होगा जब ए क्या करना शुरू कर देगा, सॉल्टिफाई। ए क्या करना शुरू कर देगा, सॉल्टिफाई। ए का सॉलिड बनने लगेगा। कहां से बनने लगेगा, ए और बी के लिक्विड से। तो इस पर, इस कर्व पर कोई भी पॉइंट लोगे तो उस पॉइंट पर ए सॉल्टिफाई करना शुरू कर देगा ए और बी के लिक्विड से। तो उसी तरह से इस कर्व पर अगर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो किसी भी पॉइंट पर देखोगे तो इस कर्व पर बी क्या करना शुरू कर देगा, सॉल्टिफाई। कहां से, ए और बी के लिक्विड से। तो ए और बी के लिक्विड से यहां बी सॉल्टिफाई करेगा। ये पॉइंट शिफ्ट होते 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 जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो यहां ए भी सॉल्टिफाई करेगा, बी भी सॉल्टिफाई करेगा। ऐसे ही इस कर्व से हम जब यहां पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पर ए भी सॉल्टिफाई करेगा, बी भी सॉल्टिफाई करेगा। इस पॉइंट के ऊपर इस तरफ कर्व पर ए सॉल्टिफाई, बी नॉट सॉल्टिफाई। ए सॉल्टिफाई, बी नहीं। ए करेगा सॉलिड, बी नहीं। ए सॉल्टिफाई, बी नहीं। इस कर्व पर ए सॉल्टिफाई, बी सॉल्टिफाई, ए नहीं करेगा। बी सॉलिड बनेगा, ए नहीं, बी सॉलिड। ठीक, तो इस कर्व के ऊपर ये पूरा एरिया, यहां सब ए और बी सिर्फ लिक्विड होगा। इस कर्व के नीचे इस एरिया में ए तो बेटा सॉलिड होगा, लेकिन साथ ही साथ एंड ए सॉलिड होगा, साथ ही साथ ये लिक्विड भी होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ए ही तो इस एरिया में सॉल्टिफाई कर रहा है, बी थोड़ी कर रहा है। तो ए सॉल्टिफाई और बी का लिक्विड, दो स्टेट होंगी। ए सॉल्टिफाई करेगा यहां और बी का क्या होगा, लिक्विड। वैसे इस एरिया में सिर्फ बी सॉल्टिफाई कर रहा है, तो बी सॉल्टिफाई और ए का लिक्विड, यानी दो फेज होंगी, यहां भी दो फेज, यहां भी। यहां कितनी फेज, सिर्फ एक फेज, कौन, लिक्विड। इस पॉइंट के नीचे, इस पॉइंट के नीचे कहीं पर भी देखोगे
तो इस पॉइंट के नीचे ऐसा टेम्परेचर है जहां भी ए भी सॉलिड बी भी सॉलिड, यानी इस पॉइंट के नीचे भी दो फेज होंगी, एक ए सॉलिड की और एक बी सॉलिड की। यानी इस पूरे एरिया में कहीं पर भी कोई कर्व लोगे तो इस कर्व पर दो लोग होंगे, एक ए सॉलिड एक बी सॉलिड। इस पूरे एरिया में कहीं पर भी कर्व लोग पॉइंट लोगे तो दो लोग होंगे, ए सॉलिड बी लिक्विड। इस पूरे कर्व में कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे दो लोग, ए बी सॉलिड ए लिक्विड। इस कर्व पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे तो इक्विलिब्रिया होगी सॉलिड और लिक्विड की। इस कर्व पर इक्विलिब्रिया होगी सॉलिड और लिक्विड की। इस पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लोगे तो होगा लिक्विड। यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक टेम्परेचर। चलिए निकाल लेते हैं इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखिए, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां निकालें, ए ओ बी के इस एरिया में किसी भी पॉइंट पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर हम इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं स्मॉल ए, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं स्मॉल बी, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं स्मॉल सी, इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं स्मॉल डी, और ये पॉइंट ओ है ही। और इन पर कोई पॉइंट आ जाएगा कर्व पर, तो कोई ए और ओ पॉइंट है उस पर कोई कर्व है दिस, मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया x और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया y। तो जरा गौर करिएगा, अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इस पॉइंट पर निकालें a पर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा f डैश इक्वल्स टू c माइनस पी प्लस 1। सर ये वाला रूल आप क्यों लगा रहे हो, रिड्यूस्ड रूल क्यों लगा रहे हो? कहा गया बेटा चूंकि टू कंपोनेंट सिस्टम में वाइपर जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है, दैट मींस टू कंपोनेंट सिस्टम में प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए फेज रूल F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 में जो 2 था वो टेम्परेचर और प्रेशर के लिए था, और चूंकि प्रेशर कांस्टेंट तो वहां से 1 हटाया गया है एक, इसलिए ये रिड्यूस्ड फेज रूल है। मैंने पार्ट 10 में पढ़ाया है कैसे डिराइव हुआ था, तो ये लगेगा। तो ये हो जाएगा F डैश इक्वल टू, यहां पर फेज कितनी बेटा, फेज एक, और कंपोनेंट कितने, तो कंपोनेंट तो बेटा टू कंपोनेंट सिस्टम है तो 2 रहेगा, तो 2 माइनस 1 प्लस 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी 2, यानी ये हो जाएगा बाई वेरिएंट। यानी इस पॉइंट पर यहां कहीं पर भी आप देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F क्या आनी है बेटा, इस किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे तो F इक्वल टू 2 आएगा, यानी बाई वेरिएंट। यहां कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, ठीक। इस वाले पॉइंट पर देख लो, बी वाले पॉइंट पर, बी पॉइंट इस पूरे एरिया में कहीं पर भी लिया जा सकता था, तो बी पॉइंट पर F डैश इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। देखिए बी पॉइंट पर कितने फेज हैं, एक और दो फेज हैं। कंपोनेंट चूंकि टू कंपोनेंट सिस्टम है तो दो ही रहेगा, तो F डैश इक्वल टू 2 माइनस 2 फेज प्लस 1, तो F डैश इक्वल टू आ जाएगा बेटा कितना, यही लिख दो, तो F डैश इक्वल टू आ जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल, यानी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब मोनो वेरिएंट। मतलब यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू 1 आ रहा है, यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ रहा था। वैसे यहां पर भी 1 ही आएगा क्योंकि यहां पर भी एक सॉलिड और एक लिक्विड फेज है, तो पॉइंट B और C एक ही साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा पॉइंट B एंड C। कहीं पर भी निकालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा 1 आएगा। चलिए इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं पॉइंट D पर, तो पॉइंट D पर निकाल लो, तो पॉइंट D पर कितनी फेज, एक दो फेज, क्योंकि दोनों सॉलिड हैं। अगर दो सॉलिड हैं तो दो अलग फेज बनाते हैं, और कंपोनेंट कितना एक, तो F डैश इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1, दिस मीन्स 1, यानी मोनो वेरिएंट। इस फेज पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रही है, कहीं पर भी यहां पॉइंट लोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगी। इस कर्व पर देख लो, इस कर्व पर कोई पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लिया x, इस x पर निकाल कर देख लेते हैं, तो यह हो जाएगा F डैश इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1। बेटा इस पर कितनी फेज, दो फेज, एक सॉलिड और एक लिक्विड के बीच इक्विलिब्रिया, और कंपोनेंट कितना है 2, तो F डैश इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस 1, यानी 1 आ रही है इस कर्व पर। और बेटा यही 1 इस कर्व पर भी आएगा, तो x ले लो एंड y ले लो, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक भाई। जरा इस ट्रिपल पॉइंट पर देख लो,
ये ट्रिपल पॉइंट सॉरी ट्रिपल पॉइंट नहीं, यूटेक्टिक पॉइंट पर देख लो तो ये O, ये हो जाएगा F डैश इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। यहां पर फेज कितनी होंगी बेटा, यहां पर जरा समझिए, इस पॉइंट के नीचे ये सॉलिड तो दो फेज तो ये हुई, और इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड और सॉलिड, तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर AS भी, इस पॉइंट के ऊपर BS भी, और इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड भी। तो यहां पर कितनी फेज आने वाली, फेज आने वाली है, यहां पर आने वाली है 3। तो ये F डैश इक्वल टू C कंपोनेंट 2 माइनस 3 प्लस 1, ये बेटा तुम्हारे पास कितना हो गया, देखिए ये इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 0, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां क्या आ जाएगा 0, यानी ये कैसा हो गया यूनिवेरिएंट। तो इस पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0, यहां पर आप निकालोगे कहीं पर भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, यहां पर 1, यहां पर 1, इन कर्व्स पर अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो 1, यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो ये आपके पास हो जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर, और इस तरह से आपका बनेगा यूटेक्टिक मिक्सचर का ग्राफ। साथ ही साथ समझिएगा, ये जो कंसंट्रेशन है यानी कंपोजिशन है ए और बी की, ये हमने यहां 75-25 लिया है क्योंकि जनरल बात ली है, कुछ भी हो सकता है कंपोजिशन, कहीं पर भी ये यूटेक्टिक पॉइंट आ सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट्स कि वो कंपोनेंट कौन कौन है। अब इस कैटेगरी में हमें दो सिस्टम आपको पढ़ाने हैं, बिस्मथ कैडमियम और लेड सिल्वर सिस्टम। तो हम अगले पार्ट 12 में लेड सिल्वर सिस्टम की बात करेंगे और पार्ट 13 में बिस्मथ कैडमियम सिस्टम की बात करेंगे। आई होप सो ये पूरा समझ गए होंगे एंड ये सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आप समझ गए होंगे।